बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, फिर एक बार बाहर वाली फील्ड चाहिए तो हम यूनिफॉर्म ले लेते हैं। ये बाहर वाली फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड कितनी इंटेंसिटी की है, ई एक्सटर्नल, समटाइम्स ई ऑर्डिनरी। अब हमने इस एक्सटर्नल वाली फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ये हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, चाहे ये पोलर वाला समझ लो या नॉन पोलर वाला समझ लो, फीचर्स वही रहते हैं ना सिचुएशन जब सेट हो जाती है। अगर ये पोलर वाला है तो सारे के सारे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फील्ड के साथ जाएंगे, और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है वो फील्ड से अपोजिट जाएंगे। तो देखो यहां पर भी पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर वाली फील्ड में रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। अब इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो फिर पोलर और नॉन पोलर की कहाँ जाना पड़ेगा डेफिनेशंस में, इसको स्किप कर दे, इसको मत एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से आए हैं तुम्हें उसमें मिल चुका है, तो उसको स्किप कर देना। बस इतना ही सफिशिएंट है कि पोलराइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस एंड ड्यू टू दिस पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, देखो ये प्लस डेवलप हो गया और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर भी डेवलप हो जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। प्लस और माइनस अगर कहीं पर एक साथ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ये माइनस ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहीं बीच में, तो यहाँ टेस्ट चार्ज अपना रख दो एक कूलम का, प्लस वाला उसको धक्का देगा, नेगेटिव वाला उसको खींचेगा, नेट फील्ड क्या हो जाएगा प्लस से माइनस। तो प्लस और माइनस का जो ये पोलराइजेशन हुआ, इन लोगों ने मिलकर के एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना डाली एंड दैट इज ई इनसाइड। ई इनसाइड, ये जो ई इनसाइड है ये है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम दोबारा बनाते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक तो ई इनसाइड डेवलप हो चुकी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है ई इनसाइड जो कि पोलराइजेशन ऑफ चार्ज से आई है, ई इनसाइड, और ये बाहर वाली फील्ड तो लगी ही हुई है, बाहर वाली फील्ड ई एक्सटर्नल तो लगा हुआ है। तो ये अंदर वाली फील्ड एक्सटर्नल वाली फील्ड से क्या कर रही है, लड़ रही है। मान लेते हैं कि कुछ देर में इसने इसको कैंसिल कर दिया, जीरो हो गया, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो केवल किसमें होता है, कंडक्टर्स के केस में। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये समझे कि अंदर वाली फील्ड बाहर वाली फील्ड से लड़ रही है। अच्छा, अगर बाहर वाली फील्ड सपोज कर लेते हैं 200 की है, तो ई इनसाइड के आने से अभी 200 नहीं बचेगी। 200 से क्या होगी कम भाई, ई इनसाइड अगर 80 भी है तो 200 माइनस 80 हो गया ना, तो जो नेट फील्ड हो गया वो कितना हो गया, जो नेट फील्ड हो गया दैट इज ई नेट इज इक्वल टू हो गया ई एक्सटर्नल और माइनस का क्या ई इनसाइड, ये हो गया। तुमने बाहर वाली फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो अंदर पोलराइजेशन भी बढ़ गया, बाहर वाली फील्ड को और बढ़ा दिया, अंदर इनसाइड वाली फील्ड ने जिस रेशियो में बढ़ा सकती थी अपने आप को उस रेशियो में बढ़ाया उसने। लेकिन अगर कंडक्टर का केस होता तो बराबर कर देता था,
कंडक्टर के केस में E इनसाइड हमेशा इसको क्या कर देता है, बराबर, और इस काम को करने में उसको केवल कितना समय लगता था, 10 की पावर नेगेटिव 16 सेकंड। अभी E एक्सटर्नल 200 है तो मान लेते हैं E इनसाइड 80 है, 80, तो E एक्सटर्नल 300 हो गया तो ये अपना 150 हो गया, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ रहा है। कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि E एक्सटर्नल, सपोज कर लेते हैं E एक्सटर्नल 500 हो चुका है और E एक्सटर्नल 500 हो चुका है, उस केस में जो E इनसाइड है वो अपने आप को बढ़ा करके 480 पहुंच चुका है। फिर जैसे ही तुमने E एक्सटर्नल को 500 से ऊपर बढ़ाया तो आप देखो ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर पोलराइज हो रहा है, दीवार पर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी कहां जा रहा है, दीवार पर, स्किन पर। और जैसे जैसे बाहर वाली फील्ड तुम बढ़ाओगे ये लोग इधर इधर शिफ्ट होंगे, ये दीवार तोड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बाहर वाली फील्ड 500 हो चुकी है, ऐसा हमने समझा है, और बाहर वाली फील्ड जब 500 हो चुकी है तो अंदर वाली फील्ड उसको अभी भी लड़ करके मतलब अपने आप को मेंटेन करे हुए है। लेकिन जैसे तुमने बाहर वाली फील्ड को 500 से ज्यादा किया तो ये चार्ज दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा और नेगेटिव दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन, लीक कर जाना। और ये जो जिस पर्टिकुलर वैल्यू से जस्ट ऊपर ये हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि 500 थी, मेरे इस एग्जांपल में कितनी थी, 500 से जस्ट ऊपर गए तो ये ब्रेक डाउन होने लगा है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके जस्ट ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाए तो रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर जाता है, लीक कर जाता है, मतलब उसका जो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज है वो लीक कर जाता है। और इस सिचुएशन को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं और उस मैक्सिमम वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर हो गई बात, पक्का, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। पहले हेडिंग लिख लो और जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूं पहले वो लिख लो, फिर सपोर्टिंग डायग्राम बनाना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लिखें आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कर देना अंडरलाइन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज सच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरलाइन कर देना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज सच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, comma, just above which, just above which just above which placing dielectric material under external field, just above which placing dielectric material under external field, external electric field having leakage of polarized charge, leakage of polarized charge, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखो लीकेज ऑफ पोलराइज्ड चार्ज फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, leakage of polarized charge from dielectric material, leakage of polarized charge from dielectric material is called dielectric breakdown, is called dielectric breakdown। अब आप इस डायग्राम को कॉपी करेंगे
तो जरा स्पेस छोड़ दीजिएगा। ये देखिए जो मैं ये बॉक्सेस बना रहा हूं डॉटेड वाले, ये क्या है? पोलराइज्ड चार्ज। और ये क्या है? पोलराइज्ड चार्ज। ठीक है, और यही लीक कर जाता है। तो डायग्राम बनाने के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। छोड़ दिया स्पेस? अगली हेडिंग डालिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग और किन नामों से जानते हैं? चलिए सारे नाम बताइए। अगली हेडिंग है आपकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या नाम है इसका? और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और क्या नाम है? स्पेसिफिक। अरे नाम नहीं पूछे, सिंबल नहीं पूछ रहा। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इतने सारे नाम है इसके। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल के। और सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन आर या आर, रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव। तो क्या होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? देखिए क्या होता है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो ऊपर लिखा हमने ई एक्सटर्नल और नीचे हमने लिखा ई नेट। तो आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कितनी फील्ड होगी? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तो फील्ड ये ई नेट होगी ना, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लिखेंगे आप इसमें, when dielectric material is placed under external electric field, when dielectric material is placed under external electric field, then के बाद आपको डेफिनेशन लिखने वाले हैं, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सेट कर ले। then ratio of external electric field ब्रैकेट में E external, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में E external and net electric field inside material, and net electric field inside material, net electric field inside material। बताइए जरा ये नेट वाली फील्ड कहाँ पर होगी? मटेरियल के अंदर ही तो होगी। अच्छा, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये इनसाइड किसकी वजह से है? पोलराइजेशन की वजह से है। और ये वाला ई नेट इनसाइड किसकी वजह से है? टोटल रिजल्टेंट। ठीक है ना? तो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट electric field inside material is called dielectric constant, is called dielectric constant। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन में भी ये डायग्राम फिट हो जाएगा। डायग्राम दोनों केसेस में आ जाएगा। लिखो K बराबर, ये बोर्ड से कॉपी करो, K बराबर E एक्सटर्नल अपॉन में E नेट, और आगे मूव करते रहिएगा। E बराबर E एक्सटर्नल वैल्यू में आ गया, मॉड लगा हुआ है तो वेक्टर हटा दिया। और ये E नेट कितना है भाई? E नेट है E एक्सटर्नल माइनस का E इनसाइड। भूल मत जाना, ये जो E इनसाइड है ये ड्यू टू पोलराइजेशन है, ड्यू टू पोलराइजेशन। ये आ गया आपका, आया। अब स्पेशल केस में चलते हैं। फॉर मेटल्स
मेटल्स के लिए चलते हैं। एक टाइम था जब हमने ये रटा हुआ था कि k बराबर इनफाइनाइट फॉर द मेटल्स। आज जान पाएंगे k बराबर इनफाइनाइट क्यों होता है। तो देखो k आ जाएगा E एक्सटर्नल अपॉन में E एक्सटर्नल माइनस का क्या E इनसाइड, और मेटल्स में केवल 10 की पावर नेगेटिव 16 सेकंड में दोनों क्या हो जाते हैं बराबर। पिछली क्लास में बताया था ये आ गया E एक्सटर्नल, नीचे क्या हो गया 0, क्योंकि इन मेटल्स E external is equal to E inside just after 10 की पावर नेगेटिव 16 सेकेंड, और ये समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। मेटल्स का जो K है दैट इज इनफाइनाइट। तो आप जो पेंडिंग डायग्राम्स हैं वो बना लीजिए। तो ये डायग्राम दोनों में ही काम कर जाएगा, दोनों केसेस में काम करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन में भी काम करेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जब डेफिनेशन आप दोगे तब भी काम करेगा।